डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसके एक टॉपिक वियना कांग्रेस से परिचय के बारे में देखेंगे। वियना कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो वियना कांग्रेस क्या थी? यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था ये, जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप की व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। नेपोलियन के युद्धों के बाद जो यूरोप की व्यवस्था खराब हो गई थी उसको पुनः स्थापित करना। वाटरलू के युद्ध के में हार जाने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था और उसके बाद जो जीते हुए राष्ट्र थे उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य था यूरोप के मानचित्र को वापस व्यवस्थित करना, जो कि नेपोलियन के युद्धों की वजह से उलट पुलट हो गया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही इस कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। यूरोप के कई छोटे बड़े देश इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, लेकिन मुख्य नीति निर्धारक 4 प्रमुख देश थे: ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, रूस के जार अलेक्जेंडर, इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरे और फ्रांस की तरफ से टेलेरा। वियना कांग्रेस के सामने समस्याएं क्या थी? तो एक तो था कि नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के उच्च आदर्शों को यूरोप में फैलाया था। इन सिद्धांतों को कैसे रोका जाए जिससे यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी उसको रोकने का कैसे प्रयास किया जाए ताकि अन्य साम्राज्य न टूटे। फिर नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों के साथ किस तरह की नीति अपनाई जाए। कुछ राष्ट्रों ने अपनी इच्छा से, कुछ ने डर कर नेपोलियन का साथ दिया था, तो इन सब के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। फिर वियना कांग्रेस में शामिल जो राजनीतिज्ञ थे वो भी अलग अलग सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। ऑस्ट्रिया के जो मेटरनिक थे, रूस के जार अलेक्जेंडर, ये तो प्रतिक्रियावादी थे। तो ब्रिटेन के कैसलरे और फ्रांस के टेलेरा उदारवादी नीति रखने वाले थे। और ऐसी स्थिति में फ्रांस के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस पर भी मतभेद था। कोई फ्रांस के साथ सख्त व्यवहार करना चाहता था, कोई उदारवादी रवैया अपनाना चाहता था। तो वियना सम्मेलन का महत्व अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हालांकि वियना कांग्रेस में दोस्त तो थे, लेकिन उनकी सीमाओं को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा उस समय के हिसाब से। युद्ध से जो त्रस्त यूरोप था उसमें पुनः शांति स्थापित करना वियना सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। कैटलबी ने कहा है कि सम्मेलन में राजनीति, संयम और दूरदर्शिता से काम लिया गया था। इससे एक ऐसा आधार तैयार किया
जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई। इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरे ने भी कांग्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे लोग केवल शत्रु की संपत्ति को बांटने के लिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि वे एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिससे भविष्य में यूरोप में शांति बनी रहे। वियना सम्मेलन के निर्णयों को प्रतिक्रियावादी कहकर इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन ग्रांट व टेम्परले ने कहा है कि वियना के शांति संस्थापकों को प्रतिक्रियावादी कहकर आलोचना करना तो एक परंपरा बन गई है, लेकिन यह भी सत्य है कि वे प्राचीन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे और अधिकांश रूप में नवीन विचारों से अछूते थे। लेकिन वे प्राचीन शासक के निकृष्ट रूप के नहीं बल्कि उत्कृष्ट रूप के प्रतिनिधि थे, और उन्हीं की व्यवस्था से यूरोप अगले 40 वर्षों तक युद्ध से बचा रहा। तो इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि वियना व्यवस्था 1919 की पेरिस व्यवस्था से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। जहाँ तक संभव हो सका समझौते के सिद्धांतों को भी अपनाया गया और किसी भी तरह से फ्रांस को अपमानित करने का प्रयास भी नहीं किया गया, जो पराजित राष्ट्र था। जबकि 1919 में जर्मनी को यूरोप की शांति को भंग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था और उससे अपने प्रदेशों से, उपनिवेशों से, संपत्ति से और प्रभाव से वंचित कर दिया गया था। किंतु वियना सम्मेलन में पराजित फ्रांस के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था, और यूरोप के इतिहास में एक पहला अवसर था जबकि यूरोप के समस्त राज्यों ने एक समझौते पर मिलकर हस्ताक्षर किए थे। तो हम अगर उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सम्मेलन के सामने अनेक जटिल समस्याएं थी, लेकिन फिर भी अगर जनमत के निर्णयों को भी आधार बनाया जाता तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता। अंत में हम प्रोफेसर 5 के शब्दों में कह सकते हैं कि 2 युगों की सीमा रेखा में स्थित वियना के निर्णय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। धन्यवाद।